बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में इस वक्त सबसे बड़ी खबर, रूस यूक्रेन वार्ता के लिए मंच तैयार हो चुका है। यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर पर यह मंच तैयार हुआ है। 1.5 घंटे बाद दोनों में बातचीत होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति, दोपहर 2:30 बजे होगी दोनों में बातचीत। रूस यूक्रेन वार्ता के लिए मंच तैयार हो चुका है। रूस और यूक्रेन की बेलारूस में बात हुई होगी और यह बेलारूस के बॉर्डर पर होगा, जहां बेलारूस के राष्ट्रपति ने यह आश्वासन दिया है कि कोई भी विमान या कोई भी आर्म्ड फोर्स या आर्सेनल उस वक्त वहां आसमान पर, जमीन पर तैनात नहीं होगा। पूरी तरह से न्यूट्रल कंडीशंस में यह वार्ता होगी। इसका मंच तैयार हो चुका है। रूस ने बार बार यूक्रेन से कहा था कि वो बातचीत के लिए तैयार है, पर यूक्रेन पहले बेलारूस में बातचीत करने से कतरा रहा था। लेकिन कल शाम को ये अपडेट आया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी हामी भर दी है और कहा है कि वो बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वार्ता करने को तैयार है। ये वार्ता अब से 1.5 घंटे में शुरू होगी। क्या इस वार्ता का निष्कर्ष शांति होगी? क्या इस वार्ता का निष्कर्ष इस बात का आश्वासन होगा कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा? क्या इसके लिए क्या वो एक एग्रीमेंट करेगा? क्योंकि रूस की एक ही मांग रही है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना हो। नेटो देशों और रूस के बीच में यूक्रेन एक न्यूट्रल देश बनकर हमेशा रहे। यही जून 2021 से व्लादिमीर पुतिन मांग करते आ रहे हैं। लेकिन बार बार यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नेटो से जुड़ने का और उसमें ऑफिशियली पार्टनर होने का हिस्सा लेने की बात की है, जिसकी वजह से रूस ने कहा कि अगर पश्चिमी ताकतें हमारे दरवाजे तक आएंगी तो हमें अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जहां से जंग की ये बात शुरू हुई है, 1.5 घंटे बाद इसी मंच पर यह तस्वीर आपके सामने है। यहीं पर रूस और यूक्रेन आमने सामने होंगे। व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की आमने सामने होंगे। क्या बात होगी, क्या निष्कर्ष होगा, रूस की तरफ से क्या मांग होगी? सबसे बड़ी बात यही है कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो। अखाड़ा में अब वो खबर जिसकी पूरी दुनिया को खौफ है। रूस ने परमाणु हमले को अंजाम देने वाले फौजियों को हाई अलर्ट कर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। यूक्रेन में 4 दिनों से हो रही बमों की बौछार और मिसाइलों की बारिश के बीच अचानक आई इस खबर से हर तरफ अफरा तफरी मच गई है, क्योंकि पुतिन ने अपनी जिस फोर्स को तैयार रहने के लिए कहा है वो परमाणु हमला करवाने के लिए बनी है। इसे डेटरेंस फोर्स कहा जाता है, यानी कि न्यूक्लियर हमले से अपने आप को बचाने के लिए तैयार रहे। लेकिन इशारों में यह है कि अगर बात बन आई तो न्यूक्लियर आर्सेनल का प्रयोग करने में भी शायद देश नहीं चूकेंगे। उन्होंने अपने इस फैसले का ठीकरा नेटो देशों पर फोड़ा। व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के बाद 77 साल बाद फिर से दुनिया परमाणु अटैक की दहशत में है। रूस के राष्ट्रपति की इस धमकी के बाद दुनिया भर में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर नजर रखने वाले यूनाइटेड नेशंस के 35 देशों के बोर्ड ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है। यह बैठक अब बुधवार को होगी। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. नेटो देशों का रवैया आक्रामक रहा तो जो कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे। वहीं यूक्रेन से जंग के बीच परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि रूस ने अपनी परमाणु हमले वाली फोर्स को तैयार रहने के लिए कह दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने खुलेआम बोल दिया कि वो अपने देशों, अपनी परमाणु हमले वाली फोर्स को हाई अलर्ट कर रहे हैं।
पुतिन ने इस बारे में रूस के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख से बात की है और उनसे कहा है कि वो हमले के लिए तैयार रहे, क्योंकि नेटो देश रूस के खिलाफ आक्रामक बयान दे रहे हैं। पुतिन के इस धमकी के बाद ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के साथ चल रहा युद्ध परमाणु जंग में भी बदल सकता है। हालांकि कई सारे लोगों का यह भी कहना है कि ये गीदड़ भभकी है, कोई भी देश जो परमाणु हथियार का इस्तेमाल का प्रयोग नहीं करना चाहेगा, लेकिन व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि वो किसी भी हाल में रूस की सॉवरेनिटी पर आघात नहीं होने देंगे। रूस की संप्रभुता पर अगर सवाल उठा तो जो कदम उठाना पड़ेगा वो उठाएंगे। यही नहीं, रूस ने यह दावा भी किया है कि यूक्रेन की सेना ने उसके खिलाफ ऐसे केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया है जो बैन हो चुके हैं। परमाणु हथियारों के मामले में रूस दुनिया में दूसरे नंबर पर है। मतलब ये कि वो अमेरिका के बाद रूस ही एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियारों की बड़ी खेप है। रूस की इस धमकी के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। उसने साफ बोल दिया कि रूस की ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पुतिन की धमकी उकसाने वाली है। यूक्रेन से युद्ध से पहले ही पुतिन ने कहा था कि रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकतों में से एक है। ऐसे में किसी को भी इस बात का संदेह नहीं रखना चाहिए कि वो उसके मामले में दखल देगा और उसे इसके नतीजे नहीं भुगतने पड़ेंगे। अब पुतिन के इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया दहशत में है। इसकी वजह है कि रूस के पास 6,257 परमाणु हथियार हैं। इसके अलावा रूस के पास दुनिया का सबसे घातक फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स मौजूद है। यह रूस का सबसे घातक हथियार है। रूस ने इसे 2007 में बनाया था। यह गैर परमाणु हथियार है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का वजन 7,000 किलोग्राम से ज्यादा है, यानी 7 टन से ज्यादा, जो 300 मीटर के इलाकों को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। बॉम्ब वातावरण के ऑक्सीजन को सोख लेता है और जमीन से ऊपर धमाका करता है। एम्बेसडर विष्णु प्रकाश हमारे साथ हैं। स्वस्ति राव जी इड्सा से हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सबको मेरा नमस्ते। एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, परमाणु हथियार और विश्व युद्ध की बात आए तो यानी इसे तो ब्रिंक्समैनशिप के एक अलग लेवल की बात कहेंगे कि हर कोई एक दूसरे को डरा रहा है, धमका रहा है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन अब से 1.5 घंटे में जो शांति वार्ता होने वाली है, उसमें अगर यह निष्कर्ष निकलता है कि यूक्रेन इस बात का वादा करता है कि वो नेटो में कभी शामिल नहीं होगा, तो क्या पुतिन पीछे हटेंगे? नमस्कार आनंद जी। देखिए, पुतिन और ज़ेलेंस्की में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। पुतिन ज़ेलेंस्की को सारे ये जो समस्या है उसकी जड़ मानते हैं, और ये भी सत्य है कि 3-4 दिन पहले तक, 5 दिन पहले तक ज़ेलेंस्की भरसक कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह सदस्यता नहीं मिलती तो कम से कम कोई आश्वासन ही मिल जाए। तो वो रशिया के सर्कल में, रशिया की शैडो से बाहर निकलना चाहते हैं, और अब उनके पास क्योंकि कोई चारा नहीं बचा तो टैक्टिकल रिट्रीट है, पर अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको हथियार मिल जाए, उनको सपोर्ट मिल जाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और पुतिन उनके आश्वासन पे कोई विश्वास करें ऐसा मुझे लगता नहीं है। देखिए, पुतिन ने इतना बड़ा दाव खेला है, सब कुछ देश एक दाव पे लगा दिया है, रिश्ते दाव पे लगा दिए हैं, और अपनी सारी अर्थव्यवस्था दाव पे लगा दी है। तो ये लगाने के बाद क्या वो खाली हाथ रहेंगे? उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था कि सरकार बदली जाए, और जो ऐसी सरकार हो जो कि रशिया का विरोध ना करे और न्यूट्रल हो। तो ज़ेलेंस्की पे विश्वास करना उनके लिए शायद संभव नहीं होगा, पर आखिरी बात ये कहूंगा आनंद कि समय बहुत ऐसा है कि इस वक्त प्रेशर बहुत है पुतिन पे, और इसलिए ये जो बातें हो रही हैं कि सब बम्बों का बाप या ये सब कुछ, ये एक हताशा का भी नतीजा है। और दूसरा ये भी है कि अब पश्चिमी देश थोड़ा सा भड़क रहे हैं,
तो उनको चेतावनी भी दी जा रही है, पर ऐसा परमाणु बम इस्तेमाल हो ऐसा मुझे कतई नहीं लगता है, क्योंकि कायनात खत्म हो जाएगी। लेकिन परमाणु बम की बात क्यों आई है? परमाणु बम की बात स्वस्ति जी इसीलिए आई है क्योंकि रूस कह रहा है कि अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। अगर पूर्व की ओर बढ़ा है तो रूस से पहले नेटो बढ़ा है। ये बात सबको समझने की जरूरत है कि 1997 के बाद से एक वादा किया गया था कि नेटो जैसी एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस अलायंस जो है वो पूर्वी यूरोप की तरफ नहीं बढ़ेगी। रूस का अब कहना है कि तुम तो मेरे घर के सामने आ गए, अब मैं कुछ नहीं करूंगा तो फिर अब तुम कर मेरे घर में घुस जाओगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और दुख की बात या अफसोस की बात यह है कि अभी भी जो फसाद स्वस्ति जी एक मिनट, विष्णु प्रकाश जी बोले फिर मैं आपके पास आता हूं। जी विष्णु प्रकाश जी, अभी जो फसाद है, अभी भी जो प्रिटेंस है, अभी भी नेटो कायम किए हुए है कि साहब हम कोई उनको धमकाने के लिए नहीं लेके जा रहे हैं नेटो उनके बॉर्डर पे, तो साहब क्या आप वहां हवन करने के लिए लेके जा रहे हैं? तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो प्रिटेंस है, कहना कुछ करना कुछ, ये एक पश्चिमी देशों का किरदार बन गया है। पर थोड़ा सा ये भी समस्या है कि ब्रिंकमैनशिप बहुत हो रही है और ये लोग रूस को सीरियस नहीं लेते हैं, अभी भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये इनको लगता है कि आर्थिक ये सैंक्शंस लगा रहे हैं। रूस के लिए ये सुरक्षा की बात है, स्ट्रेटेजी की बात है। तो जो इनके जो स्टेक्स हैं वो बड़े अलग हैं। जी और रूस के लिए जितना ये रूस को पश्चिमी ताकतें रूस को गिराने की और दबाने की कोशिश करेंगी, रूस का रुझान उतना ही चीन की तरफ जाएगा, जो भारत के लिए भी खतरनाक है। इस वक्त एक बड़ी खबर आई है कि रूस यूक्रेन वार्ता के लिए मंच तैयार हो चुका है। ये मंच बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर है। 1.5 घंटे बाद इन दोनों देशों में बातचीत होगी। क्या शांति का प्रस्ताव माना जाएगा? रूस की तरफ से एक ही मांग है, रूस की तरफ से मांग यह है कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो, और इस बात का औपचारिक तौर से एक गवर्नमेंट, एक सरकार एक वादा करे कि आज नहीं, कल नहीं, कभी भी यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। जैसे ही ये वादा होता है क्या पुतिन पीछे हटेंगे? स्वस्ति राव जी, अगर आपको शॉर्ट में आंसर दूं इसका, तो जो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि ये केवल यूक्रेन और यूक्रेन के नेटो के मेंबरशिप से संबंधित है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और देखिए ऐसा है कि जो नेटो के मेंबर्स हैं वो 2 प्रकार के मेंबर्स हैं जिनसे रशिया को दिक्कत है। एक वो मेंबर्स हैं जो पहले वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स थे, ठीक है, जैसे कि चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड एक्सेट्रा। और दूसरी तरफ ऐसे मेंबर्स हैं जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, जैसे कि जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, जैसे कि यूक्रेन, जैसे कि जॉर्जिया, जैसे कि मोल्डोवा। तो रशिया की जो रेड लाइन है ये उन स्टेट्स के प्रति है जो सोवियत यूनियन का हिस्सा थे लेकिन अब नेटो का मेंबर है। और जितने ऐसे स्टेट्स थे, ऐसे 14 जो स्टेट्स थे, उसमें से केवल 3 जो बाल्टिक कंट्रीज हैं वही नेटो का मेंबर बन पाए हैं 2004 में। उसके बाद से नहीं, उसके बाद से ये बात यूक्रेन पे आकर रुकी है। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि केवल यूक्रेन को की गारंटी चाहिए रूस को, तो मेरे अनुमान में नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के बाद यूक्रेन के बगल में जॉर्जिया है। जॉर्जिया में भी 2008 में रूस साउथ ओसेटिया जो है वो एनेक्स कर चुका है, और जॉर्जिया खुले तौर पे नेटो के मेंबरशिप चाहता है। तो क्या अब इसके बाद दूसरा जॉर्जिया के साथ भी रूस यही करेगा जो यूक्रेन के साथ कर रहा है? उसके बाद फिर मोल्डोवा है। मोल्डोवा में एक छोटा सा एरिया है जिसको कहते हैं ट्रांसनिएस्टर, वहां भी रशियन सेपरेटिस्ट है। तो क्या अब उसके बाद तीसरा नंबर मोल्डोवा का आने वाला है? उसके बाद फिर अजरबैजान, कॉकेसस के रीजन में अगर आप जाएं ईस्टर्न यूरोप में, तो कॉकेसस में अजरबैजान और आर्मेनिया है। अजरबैजान नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन अजरबैजान और आर्मेनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी पिछले साल में, वहां की उसकी वजह से रशिया ने अपने पीस कीपर्स वहां पे जो अपने ट्रूप्स वहां डाल दिए हैं। तो अजरबैजान को भी इस बात का डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बाद हमारा भी नंबर आने वाला है। तो देखिए ये जो डर है ना, हम हिंदुस्तान में बैठ के शायद इनको ढंग से नहीं समझ पाते, क्योंकि रूस हमसे बहुत दूर है और हम रूस को अलग नजरिए से देखते हैं। रूस हमारा मित्र देश है और हमारे साथ खड़ा रहा है, लेकिन अगर आप ईस्ट यूरोप के जो देश हैं उनकी जो सिक्योरिटी, इस वक्त एक और बड़ी खबर आई है स्वस्ति जी कि बेदेरियांस्क और एक और शहर पर रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस ने अब यूक्रेन के 2 शहरों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के 2 शहरों पर कब्जा कर लिया है। एनेरोहोदार और दो शहर हैं जिन पर अब
रूस ने कब्जा कर लिया है। ये फिर पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है जहां पर रूस ने 2 शहरों पर कब्जा कर लिया है, बेदरयांस्क और एनरहोदार। इन 2 शहरों पर अब रूस का दावा है कि उसने कब्जा कर लिया है। तो ये डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये डोनबास ऑफेंसिव जो है, यहाँ पर वो क्रीमिया, डोनबास और लुहांस्क, इन तीनों प्रोविंसेस को, इन तीनों राज्यों को, वहाँ पर जो यूक्रेन का हिस्सा है उसको तोड़कर अलग से एक रूस के साथ ही एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र जैसा बनाना चाहता है। व्लादिमीर पुतिन की ये मंशा है कि क्रीमिया को इन 2 प्रोविंसेस से, इन 2 राज्यों से जोड़ दें, और जैसे ही वो जोड़ देंगे तो फिर उनके लिए समुद्र का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अब वहीं पुतिन की न्यूक्लियर हमले की धमकी पर नेटो चीफ भड़क गए हैं। उन्होंने पुतिन के परमाणु हमले को अंजाम देने वाले फौजियों को हाई अलर्ट करने की पर नाराजगी जताई है। उन्होंने पुतिन के फैसले को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। यूक्रेन में 4 दिनों से हो रही बमों की बौछार और मिसाइलों की बारिश के बीच अचानक इस खबर ने हर तरफ अफरा तफरी मचा दी है, क्योंकि पुतिन ने अपने जिस फोर्स को तैयार रखने को कहा है वो परमाणु हमला करने के लिए ही बनी है। उन्होंने अपने इस फैसले का ठीकरा नेटो के देशों पर फोड़ा है। पुतिन की इस धमकी के बाद दुनिया भर में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर नजर रखने वाले यूएन के 35 देशों के बोर्ड ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है। ये बैठक बुधवार को होगी और इसी बीच नेटो के चीफ भी पुतिन पर बरसे हैं। उन्होंने पुतिन के कदम को बहुत ही खतरनाक बताया है, कड़ा विरोध किया गया है, लेकिन कड़ी निंदा और कड़ा विरोध से इसके आगे ये देश क्या कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन क्रूड ऑयल पे नहीं लगाया। मेजर जनरल विनोद, तो यानी एमजे विनोद, ग्रुप कैप्टन विनोद, सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन को बेवकूफ बनाने का काम किया है इन पश्चिमी देशों ने। उनको कहा है जाओ लड़ो, लेकिन सेना तो है नहीं, बल तो है नहीं, और भुगत यूक्रेन के निवासी रहे हैं, यूक्रेन रहा है अमेरिका और रूस की इस लड़ाई में। बिल्कुल आनंद, 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। आई विल जस्ट टेक अ लीव फ्रॉम व्हाट माय प्रीवियस स्पीकर स्पोक। उन्होंने जो नेटो मेंबरशिप की बात करी, आपको क्लोजर होम, घर के निकट एक छोटा एग्जांपल देते हैं। जब अंग्रेज हम पर हुकूमत किए और छोड़ के गए, हमको 2 बड़े प्रॉब्लम छोड़ गए। एक जानी दुश्मन पाकिस्तान बना के चला गया, और दूसरा एक नॉट सो वेरी हैप्पी प्लेस ईस्ट पाकिस्तान जो आज जा कर के बांग्लादेश बना के चला गया। वो आज भी हमारे गले के हड्डी है। इसी तरह एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीनों नेटो मेंबरशिप दिया गया, जो पहले किसी ज़माने में रशिया का एक स्टेट हुआ करता था, आज नेटो है। और रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड, वार्सो पैक्ट नेशन, चेक रिपब्लिक, क्रोएशिया तक नेटो मेंबरशिप हो गया है। तो ये जो रशिया का जो डर है, नेटो बना क्यों? शीत युद्ध के दौरान टू बैलेंस, isn't it? बैलेंस और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये देखने के लिए क्योंकि रशिया अलाइड फोर्सेस के साथ था और रूस कहीं जर्मनी पर कब्जा ना करते तो नेटो का फॉर्मेशन वहां से स्टार्ट हुआ, ये कहने के लिए कि रूस को आगे नहीं बढ़ने दें। बिल्कुल। सो अभी देखिए, एक मॉस्को का एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ हुआ करता था। आज के तारीख में आनंद, लाटविया से अगर मॉस्को 600-700 किलोमीटर के रेंज में मॉस्को आ गया है, किसी भी देश का मुखिया को ये डर जरूर लगेगा। अगर यूक्रेन नेटो बन गया है, तो अगला कदम जो है, यूक्रेन रशिया का कितना इलाका वो खा जाएंगे। ये उनका जो डर है, ये बिल्कुल ही लाजमी है। मैं बिल्कुल एक थर्ड पार्टी के हिसाब से बोल रहा हूँ। ये जो वॉर उन्होंने यूक्रेन पे किया है, ये जायज है कि नहीं है, ये दूसरा विषय है। और तीसरी बात, जो आपने परमाणु हथियार मूव करने की बात करी, देखिए हिरोशिमा नागासाकी के बाद कोई परमाणु हथियार यूज करने का नौबत नहीं आया। अगर जो क्लोज आया, अगर दुनिया कभी परमाणु हथियार यूज करने वाला है, वो 1950 में कोरियन वॉर के दौरान ट्रूमन ऑलमोस्ट फायर कर दिए थे। उसके बाद ये एक डेटरेंस फोर्स ही रहा है। अगर किसी के पास परमाणु हथियार आ गया है तो वो डेटर कर सकता है। बट आप एक और महत्वपूर्ण बात मैं दर्शकों को ये बताऊंगा, जो 2 परमाणु देश जब लड़ते हैं, उनका कन्वेंशनल वॉरफेयर जो है बहुत ज्यादा वायलेंट होता है।
जी। और यूक्रेन 2 भाग में बढ़ चुका है। नीपर नदी, आप यूक्रेन का मैप जी, तो ये नीप्रो नदी की आप बात कर रहे हैं, वो उसके पूर्वी इलाके हैं जहां पर रूस का सबसे ज्यादा घमासान चल रहा है यूक्रेन में। और इस यूक्रेन युद्ध से लगातार तबाही की खबरें भी आ रही हैं। अब रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े विमान को मलबे में बदल दिया है। AN-225 मरिया को दुनिया का सबसे बड़ा विमान माना जाता था। अब यूक्रेन की सेना ने चुनौती के से रूस को बौखला गया है। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक बर्बाद कर दिया है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि 4000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया गया है, जबकि कई टैंक और 20 से ज्यादा हेलीकॉप्टर गिरा दिए गए हैं।